हम लोगों ने स्पेक्ट्रम का एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रम होता क्या, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को सुन के कुछ लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम इज बैंड ऑफ लाइट, कि कुछ लाइट का बैंड है। ठीक है, वो भी डेफिनेशन काफी हद तक सही है, पर एक्चुअल में स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ लाइट है, मान लो कोई भी येलो ग्रीन ऑरेंज कोई भी लाइट है। अगर आपने लाइट को या फिर समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इवन उसमें इंफ्रारेड भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, अगर आपने उसको अरेंज किया है, मीन्स जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर आपने उसको अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और एनर्जी, आप कुछ बोल सकते हो। हमारे पास कुछ लाइट्स थे, हमने उनको अरेंज कर दिया, कोई भी लाइट, इवन अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है। हमारे पास कुछ लाइट थे, हमने उनको अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो या वेवलेंथ भी, तो आप बोल सकते हो इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन दी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मीन्स आपने लाइट को अरेंज किया है, उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ भी ले सकते हो, एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो आपको मन करे। तो ये जो लाइट का जो अरेंजमेंट होता है, जो हम लोग अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यही क्या रहता है स्पेक्ट्रम। तो लाइट को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और वेवलेंथ, तो वो कहलाएगा आपके पास स्पेक्ट्रम। तो देखो अब एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपके पास एक प्रिज्म है, सबको पता होगा प्रिज्म क्या होता है, और ये सबको पता होगा जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करता है तो वो कुछ पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। अगर आपको ये देखना है रियल में, तो अगर आपके पास कोई एक सिंपल सा अगर कोई पेन भी है और पेन अगर ट्रायंगुलर डिजाइन का है, तो अगर आप उसको सनलाइट में रखोगे तभी आपको 7 कलर्स दिखाई दे जाएंगे। तो वो जो 7 कलर बनता है वो बहुत नॉर्मल है देखना। इवन आपके पास कोई अगर ग्लास का सब्सटेंस है तो अगर आप उसको भी सनलाइट में रखोगे तब भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो होता क्या है, अगर आपके पास एक प्रिज्म है और अगर आप इससे व्हाइट लाइट को पास करते हो, मीन्स हमने पास किया व्हाइट लाइट, तो ये क्या होता है, ये कुछ कलर में स्प्लिट कर जाता है। तो ये क्या होता है, कुछ कलर में स्प्लिट कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास स्प्लिटिंग है, मैंने इसको लिख दिया, तो ये कुछ कलर में स्प्लिट कर जाता है। तो कलर देखो कहने के लिए 7 तो हमने पिक किए, पर कहने के लिए कलर इसमें बहुत ढेर सारे होते हैं, पर लिखने को 7 लिखा जाता है, पर एक्चुअल में कलर बहुत ढेर सारे होते हैं। तो ये क्या क्या होता है, 7 मेन कलर पहले लिख लेते हैं जो सबको पता होता है क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हम लोग जब व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो व्हाइट लाइट क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है और इस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे ही ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाने पे यहाँ पे जो लेमडा होता है, जो वेवलेंथ होता है वो इंक्रीज करता है। अब देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। तो आप ये बोल सकते हो कि लेमडा बढ़ रहा है तो यहाँ पे एनर्जी कम हो रही। तो आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो हमने इन लाइट्स को अरेंज किया है और नीचे से ऊपर जाने पे इनका वेवलेंथ बढ़ रहा है या एनर्जी कम हो रही है, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। तो ये स्पेक्ट्रम होता है कि हमने लाइट को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब देखो स्पेक्ट्रम को क्या होता है कि क्लासिफाई करने के कई तरीके होते हैं। तो हम लोग स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई करते हैं इसमें। तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपके पास एक होता है इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे जो पढ़े थे, ऐसा होता है कि ये एक लोअर ऑर्बिट है, ये एक हायर ऑर्बिट है, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस पे जब लाइट जब फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन नीचे से क्या होता है, ऊपर चला जाता है। जब इस पे लाइट फॉल करेगा तो इस पे जब लाइट फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नीचे से ऊपर चला जाता है। तो उसने एनर्जी को गेन किया, उसने एब्जॉर्ब किया, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब वो ऊपर से नीचे आया तो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको समझते हैं अभी, पहले ये समझ में आ रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है उसने लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब, तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसको समझते हैं। तो देखो आपके पास क्या है, एक प्रिज्म था,
और इससे एक व्हाइट लाइट पास हो रहा था और ये कुछ पार्ट में डिवाइड हो रहा था। मान लेते कोई भी अब लिखने का कौन लिखे, मतलब ये कुछ कलर में डिवाइड हो रहा था, कुछ ऐसा होता है ये। अब हम लोग एक काम करते हैं, जहाँ पे एक सैंपल रख देते हैं। सैंपल में आप कोई गैस का सैंपल भी ले सकते हो, कोई सोल्यूशन भी ले सकते हो, लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो। तो वो कोई भी सैंपल जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। पर हमारे देखो पर्टिकुलर सिलेबस में क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में या क्वेश्चन जो आते हैं वो बोर्स मॉडल पे सिर्फ आते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होता है। तो हम लोग ऐसे कोई रैंडम सोल्यूशन बना के समझे तो उसको कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो सब सिलेबस में नहीं है। हमको सिर्फ वो पढ़ना है जो सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको हाइड्रोजन को देखना होता है और सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को देखना होता है, इसके अलावा किसी को नहीं देखना है। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हमारे पास एक गैस ट्यूब है और जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल है, ठीक है। तो लाइट हमने पास किया, तो जब लाइट पास करेंगे तो देखो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, कोई ना कोई लाइट एब्जॉर्ब करेगा। हमें नहीं पता क्या एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा वो। अब मान लेते, चलो एग्जांपल समझ लेते हैं कि उसने ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर लिया और येलो लाइट, मतलब दो लाइट ग्रीन और येलो एब्जॉर्ब कर लिया। क्या एब्जॉर्ब किया हमें नहीं पता है। देखो एब्जॉर्ब करके होता क्या है, हाइड्रोजन जब गैस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे से ऊपर ट्रांसफर होता है। उसने कोई ना कोई क्या है कि लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, चलो मान लेते हैं। तो उसने कोई ना कोई लाइट को क्या एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो लाइट एब्जॉर्ब हो गया है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो मान लो जैसे 10 लाइट थी, 10 में से 2 एब्जॉर्ब हो गई, तो 2 लाइट इसने निकाल लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। वो लाइट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, अरे एब्जॉर्ब हो चुका है। तो जब प्रिज्म से आप पास करोगे तो वो लाइट क्या होगी, गायब हो जाएगी। तो गायब हो गई तो मान लेते ये वो लाइट है जो उसने एब्जॉर्ब किया है। उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको उसकी जगह यहाँ पे क्या होगा, एक दिखाई देगा एक डार्क स्पॉट। एक क्या दिखाई देगा, डार्क स्पॉट, काला मतलब धब्बा। तो ये डार्क स्पॉट क्या बताएगा कि ये लाइट भाई साहब किसने एब्जॉर्ब कर लिया, हाइड्रोजन ने। तो अगर कोई गैस या कोई भी सैंपल अगर कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो लाइट यहाँ पे एब्सेंट होगा। जब लाइट नहीं एब्सेंट तो यहाँ पे कैसे दिखाई देगा, तो ये डार्क स्पॉट क्या दिखाई बताएगा कि वो लाइट एब्जॉर्ब हो गई। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा होगा। आप लिखना चाहो तो अपने वर्ड में लिख सकते हो, बाकी इसमें ज्यादा कुछ लिखने का है नहीं, बस में अंडरस्टैंडिंग होता है कि होता क्या है। तो when white light is passed through hydrogen gas sample, it absorbs some light. That light is not present in the spectrum of light, and a dark spot is visible in the spectrum. That dark spot indicate the absorption spectrum. समझ में आया। तो that light is absent in the spectrum of light and a dark spot is visible, and dark spot indicate absorption spectrum. dark spot का मतलब क्या है कि वो लाइट एब्जॉर्ब होगी, यही होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब जैसे मान लो कि हम लोग जहाँ पे एक्सपेरिमेंट मान लेते कर रहे थे, और ये सब चीजें इवन आपको आईआईटी में भी मिल जाएगा, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर इवन अच्छे मेडिकल कॉलेज में भी ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। हम पहले एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ पे लाइट चालू थी, अब हमने क्या किया, लैब की लाइट बंद कर दी। ऐसा वहाँ करवाया जाता है, लैब की लाइट बंद कर दी। अब देखो लाइट आने बंद हो गई। अब देखो होता क्या, आप ऐसे समझो, मान लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन देखो पहले ऑर्बिट में है, उसको आपने लाइट दिया तो पहले ऑर्बिट से मान लेते हो चला गया 5वें ऑर्बिट में, मान लेते चला गया। अब जब आप लाइट नहीं दोगे तो देखो न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होगा, नीचे आना चाहेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। ये न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन पहले पास में था, उस पर लाइट आया, वो दूर चला गया। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके पास आना चाहता है। तो जब ऊपर होगा तो कुछ ना कुछ लाइट को इमिट करेगा, और एनर्जी ध्यान रखना कंजर्व है, तो जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट करेगा, और वो दोबारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो जब वो इमिट करेगा तो वही कहलाएगा आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास पहला था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम लोग अब आगे सेकंड लिखते हैं, आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। पहला क्या था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और सेकंड अब आपके पास है इमिशन स्पेक्ट्रम।
अब ये जो स्पेक्ट्रम हम लोग जो कर रहे हैं ये कहाँ पे करेंगे, करेंगे एक डार्क रूम में। तो डार्क रूम में करेंगे जहां पे पहले से लाइट बंद है। एक डार्क रूम में हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। डार्क रूम में कोई लाइट प्रेजेंट नहीं है। अब क्या होगा, जिस सैंपल में जिस हाइड्रोजन गैस के सैंपल है लाइट एब्जॉर्ब किया है, मतलब लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, उसमें इलेक्ट्रॉन नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर। और हम लोग अब उसको कहाँ पे लेके गए, डार्क रूम में। अब जैसे डार्क रूम में लेके गए तो फिर लाइट आने क्या बंद हो गई। अब देखो लाइट तो आएगा ही नहीं, लाइट आने बंद हो गई। अब जब लाइट आने वाले से बंद हो गई तो अब देखो यहाँ पे फिर क्या होगा कि वो जो हाइड्रोजन जो गैस था, जो हाइड्रोजन गैस जो था वो क्या है कि पहले उसने कोई ना कोई गैस मतलब लाइट एब्जॉर्ब कर ली और इलेक्ट्रॉन क्या नीचे से चला गया ऊपर। ठीक है, अब लाइट आपने बंद कर दी तो इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर से आना चाहेगा नीचे। जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट को एमिट करेगा। अब लाइट को जब वो एमिट करेगा तो यहाँ पर उसने लाइट को क्या किया, एमिट किया। और इस लाइट को हम लोग फिर से क्या करेंगे, प्रिज्म से पास करेंगे। ठीक है, प्रिज्म से पास करते हैं तो जैसे ही पास करेंगे तो वो लाइट क्या होगा, कुछ भाई अपने जो भी लाइट होंगे उसमें स्प्लिट कर जाएगा। तो फिर आपको क्या होगा, कुछ भाई लाइट्स दिखाई देंगे। ये जो लाइट जो दिखाई देगा, ये जो लाइट दिखाई देगी यही आपके पास कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो समझ में आया क्या होता है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। ये मतलब बहुत सिंपल है। एक सैंपल था, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नीचे से ऊपर गया तो लाइट एब्जॉर्ब हुआ तो डार्क स्पॉट दिखाई देगा। जो ऊपर गया तो ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट को एमिट करेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो लाइट वो एब्जॉर्ब किया और जो लाइट एमिट किया, क्या उसका कलर या क्या उसका वेवलेंथ सेम होगा या नहीं होगा। तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं वो सेम ही होना चाहिए, या कुछ लोग चलो मजे के लिए बोल देते हैं कि नहीं सर अलग भी हो सकता है। पर एक्चुअल में उसका आंसर ये कि वो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। और आगे हमें वही तो करना है, वही तो एक्चुअल में चैप्टर है, वो देखो समझते हैं। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो कि हाइड्रोजन गैस था, या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ प्रेजेंट है, पहले ऑर्बिट में। आपने लाइट फॉल कराया तो इलेक्ट्रॉन ने क्या लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और मान लेते वो चला गया पहले से तीसरे में, तो पहले से तीसरे में इलेक्ट्रॉन आ गया एब्जॉर्ब करके। अब देखो जब तीसरे में आया तो हो सकता है तीसरे से पहले पे आ जाए। एक ऑप्शन ये है, अगर वो तीसरे से सीधा सीधा पहले पे आता है तो क्या है कि ये एनर्जी गैप और ये एनर्जी गैप सेम है। अगर एनर्जी सेम है तो लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो सेम आएगा। मींस जैसे क्या वैसे आया तब तो सेम लाइट इमिट कर देगा। तो ये जो एब्जॉर्ब किया और जो इमिट किया दोनों का लैम्डा फिर क्या होगा, सेम, क्योंकि जो एब्जॉर्ब किया और जो इमिट किया दोनों की एनर्जी सेम है। या एक पॉसिबिलिटी ये कि पहले वो 3 से 2 पे आए और फिर 2 से क्या है 1 पे आए। तो देखो ये एनर्जी और ये एनर्जी अलग अलग है। जब अलग एनर्जी होगी तो लैम्डा क्या होगा, अलग। तो याद रखना है कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइट जो इमिट करता है सैंपल, वो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है जो उसने एब्जॉर्ब किया। मींस वो जो इमिट करता है वो अलग भी होता है एब्जॉर्ब वाले से और इवन सेम भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। तो ये आपके पास समझ में, ये होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो मेन हमें क्लियर समझना होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन पे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, इमिशन ऊपर से नीचे आएगा। अब इसके अलावा एक दो टर्म और होते हैं, मैं इसको बोल देता हूँ, आप लिख लेना, इसका ऐसा जरूरत नहीं होता। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बस ये 3 वर्ड लिख लो, पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। अगर हमने प्रिज्म से एक लाइट को पास किया और सिर्फ आपको एक ही लाइट दिखाई दी, मैं सिर्फ एक सिंगल लाइट, तो उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सिंगल लाइट मींस येलो, ग्रीन, रेड, एक सिंगल लाइट, लाइन स्पेक्ट्रम। अगर हमें 3 4 या 2 3 4 5 लाइट दिखाई थी, मींस ग्रुप ऑफ लाइट दिखाई थी 2 3 4 5, तो उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। मींस हमने एक लाइट को पास किया प्रिज्म से और हमें 4-5 लाइट दिखाई दे गई, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा बैंड स्पेक्ट्रम। अगर हम लोग पास करते हैं और हमें अगर बहुत ढेर सारे लाइट दिखाई देते कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि आपके पास होता है
विबग्योर में। तो देखो विबग्योर में क्या होता है, 7 कलर नहीं होते, वहां पे कॉन्टिन्यूस बहुत ढेर सारे कलर होते हैं। कॉन्टिन्यूस मतलब आपके पास बहुत ढेर सारे कलर होते हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूस बहुत ढेर सारे लाइट्स है तो वो कहलाएगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर एक सिंगल लाइट होता, सिंगल लाइट दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। अगर ग्रुप ऑफ लाइट होते 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा, तो कहलाएगा बैंड स्पेक्ट्रम। और अगर ढेर सारे लाइट कॉन्टिन्यूस होते, ढेर सारे लाइट मीन्स उनका नंबर इनफाइनाइट होता, मीन्स बहुत ढेर सारे, इसमें 7 बोलते पर यहाँ पे एक्चुअल में कलर बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट्स होते हैं। तो अगर ढेर सारे क्या होंगे, कलर होंगे इनफाइनाइट मतलब कॉन्टिन्यूस तरीके से होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, तो कहलाएगा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम के बारे में हमें पता होना जरूरी होता है, बस इतना आपको पता होना जरूरी है। अब हम लोग दोबारा आते हैं आपका इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या फिर इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हम लोग एक इमिशन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने जा रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का। मैं ये जो भी बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना। लोग इसमें कंफ्यूज रहते, इवन जब मैं खुद क्लास 11 में था बहुत कंफ्यूज था, पर जब मुझे किसी अच्छे टीचर ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि ये बहुत सिंपल है। तो मैं भी आपको बहुत सिंपल तरीके से दिखाऊंगा, आपको लिखूंगा और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन का मतलब क्या है कि लाइट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो पहले एक डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसको सब लोग ध्यान से देखो। इसको पहले ड्रॉ करना है सबको। ये पूरा कॉन्टिन्यूस है, एक साथ है, मीन्स वो लाइन वहां से लेके आता पूरा आ रहा है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, इतने हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो इमिशन का मतलब होता है कि लाइट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक, ऊपर से नीचे आएगा। अब जैसे ये पहले फर्स्ट वाले पे देखो, फर्स्ट पे मान लेते हैं, अगर फर्स्ट पे आना है तो फर्स्ट पे आने का तरीका क्या हो सकता है, 2 से 1 आ जाए, 3 से 1 आ जाए, 4 से 1 आ जाए। तो देखो होता क्या है, वो 2 से 1 आ सकता है, 3 से भी 1 आ सकता है, पहले मैं पूरा ड्रॉ कर देता हूं, 4 से 1 आ सकता है, 5 से 1। ये डायग्राम सब लोग बहुत प्रॉपरली ड्रॉ करना है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो देखो ऐसा है कि जैसे 2 से 1 आया, 3 से 1 आया, 4 से 1 आया, तो मैंने एक फॉर्मूला जो था पढ़ाया था 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर अपॉन मतलब ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 उसमें क्या था, लोअर ऑर्बिट, और N2 क्या था, हायर ऑर्बिट। तो देखो लोअर ऑर्बिट तो फिक्स है, क्या है 1, लोअर ऑर्बिट सबका फिक्स है 1, पर हायर ऑर्बिट क्या है, देखो लगातार चेंज हो रहा है। हायर ऑर्बिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो चेंज हो रहा है। तो अगर लोअर ऑर्बिट 1 है, अगर लोअर ऑर्बिट 1 है तो ऐसे लाइट को हम लोग बोलते हैं, ये आपके पास कहलाएगा लाइमन। तो लोग क्या होते हैं ये समझते नहीं कि लाइमन क्या होता है, बहुत क्लियर है। लाइमन का मतलब ये है कि N1 का वैल्यू उसमें 1 होगा, मीन्स जो लोअर ऑर्बिट है उसका वैल्यू 1 होगा। अब हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, देखो 2 से आए, 3 से आए, उससे ना नेमिंग नहीं है, नेमिंग लोअर ऑर्बिट से। मान लो इनफाइनाइट से 1 आया, 7 से 1 आया, कहीं से भी आए, डजंट मैटर, अगर वो 1 पे आता है तो वो कहलाएगा लाइमन सीरीज। तो हमें यही चीजें एक्चुअली में भी लिखनी, वही चीजें याद करनी है। तो कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने इस स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया है, तो हम लोग वही लिखते हैं। अगर 1 पे आता है तो कहलाता है लाइमन। अब ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगर वो 2 पे आता है, देखो कहां से आ रहा पता नहीं, इमिशन का मतलब है कि ऊपर से ही आएगा। अब देखो 2 पे आने का तरीका है, 3 से आ सकता है। अब देखो 1 से 2 नहीं आएगा, 1 से 2 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इमिशन स्पेक्ट्रम है तो वो ऊपर से नीचे ही आएगा, 1 से 2 नहीं, ऊपर से नीचे। तो देखो 3 से आ सकता है,
और 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, या 7 से, या फिर इनफाइनाइट का। इससे मैंने देखो 7 तक बनाया, इसका मतलब 7 ही होता है। 8, 9, 10 आपको और बनाने का मन करे बना सकते हो। अगर वो 2 पे आता है तो उसको बोलते दिस इज बाल्मर। तो इसमें n का वैल्यू, n1 का वैल्यू होता है 2। n1 मींस लोअर ऑर्बिट, तो लोअर ऑर्बिट अगर 2 है तो वो कहलाता है बाल्मर सीरीज। लैमन सीरीज, बाल्मर सीरीज मींस लोअर ऑर्बिट इसमें 2 है। अगर वो 3 पे आता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपके पास देखो 3 पे आने का तरीका 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3 आ सकता है, ये आपके पास 7 से 3, या फिर कुछ इनफाइनाइट से 3। अगर वो 3 पे आता है, दिस इज पास्चन सीरीज। PASCHN पास्चन सीरीज। यहाँ पे n1 का वैल्यू होता है 3। अगर वो 3 पे आता है तो कहलाएगा पास्चन सीरीज। ठीक है, ये 3 देखो इंपॉर्टेंट है, आगे मैं लिख रहा हूं, पर नॉर्मली क्वेश्चंस इन्हीं तीनों पे आते हैं। फिर अगर मान लो 4 पे आता है, तो 4 पे हम लोग इसको बोलते हैं, 4 वाले को बोलते हैं ब्रैकेट। दिस इज ब्रैकेट सीरीज, जहां पे n1 का वैल्यू क्या है, n1 का वैल्यू 4। अगर वो 4 पे आएगा दैट इज ब्रैकेट सीरीज। अगर वो 5 में आता है, दिस इज पी फंड सीरीज। यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या होता है 5। अगर वो 5 में आएगा तो पी फंड सीरीज कहलाएगा। और अगर वो 6 में आता है, दिस इज हम्फ्री सीरीज, एंड यहाँ पे n1 का वैल्यू होता है 6। तो ये सब लोगों को याद करना है। कैसे? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। गाने के जैसे याद कर लो, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। 1 पे आएगा, कहां से आ रहा है? देखो नेमिंग जो है, मैं बार बार बोला, नेमिंग इस बेसिस पे नहीं है कहां से आ रहा है, नेमिंग इस बेसिस पे कहां पे आया है। अगर 1 पे आया है, कहां से आया डजंट मैटर। अगर 1 पे आया तो लाइमन, अगर 2 पे आया तो बाल्मर, 3 पे आया तो पास्चन, 4 पे आया तो ब्रैकेट, 5 पे आया तो पी फंड, 6 पे आया तो हम्फ्री। ऐसे याद करना है। तो कहां से आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, कहां पे आया है वो मैटर करता है। तो ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। अब इस पे देखो क्वेश्चन क्या है, किसी भी यूनिलैटरल स्पीशीज पे आ सकता है। दो क्वेश्चन तो किसी पे भी आ सकता है, पर हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन को अलग से मेंशन किया है। तो हम लोग हाइड्रोजन के लिए कुछ केसेस लिख रहे हैं, पर अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और आया तो फॉर्मूला तो पता आपको क्या होता है, RZ² 1/n1² - 1/n2²। तो z का वैल्यू चेंज कर देना, जिसका भी आएगा उसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसमें लिखते हैं, देखो सबसे पहले है पहला लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में देखो n1 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये n2 का वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक कुछ भी चल सकता है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, n1 n2 मेंशन नहीं रहता, ऐसा लिखा रहता है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ 4th लाइन ऑफ लाइमन, ऐसा लिखा रहता है। तो 4th लाइन ऑफ लाइमन का अगर आपको मतलब पता है तो आप तो फटाफट कर लोगे। अगर मतलब नहीं पता है तो आपको करने में दिक्कत भी आ सकती है। तो इसमें क्या है, आपको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ सकती है कि बोलना क्या चाहिए। पहले वही समझते, जैसे मैंने बोला 4th लाइन ऑफ लाइमन, इसका मतलब क्या है। तो देखो अगर 2 से 1 आता है तो पहला लाइन होगा, देखो 1 पे आना है, 1 पे आना है, तो पहला क्या हो सकता है, 2 से 1 ये फर्स्ट लाइन, 3 से 1 सेकंड लाइन, 4 से 1 थर्ड लाइन, ऐसे लिखना है। तो देखो क्या होता है, अगर ये 2 से 1 आता है हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज फर्स्ट लाइमन, मतलब फर्स्ट लाइमन लाइन या फर्स्ट लाइमन सीरीज। देखो लाइमन का मतलब 1 पे आना है, अगर पहला जंप है तो फर्स्ट लाइमन, ऐसे ही आपको पहचाना है। ऐसे आप थोड़ा सा सोचोगे 5 सेकंड 10 सेकंड आपको समझ में आ जाएगा। अगर 3 से 1 है, देखो 1 पे ही आना है, लाइमन का मतलब 1 पे ही आना है, तो n1 की वैल्यू 1 ही होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड लाइमन। अगर वो 4 से 1 आता है तो ये क्या कहलाएगा, थर्ड लाइमन। तो सबको समझ में आ रहा होगा,
वैसे अगर 5 से बनाएगा वो कहलाएगा फोर्थ लाइमन, ठीक है। और अगर वो मानते हैं कि n से 1 आता है, तो देखो 2 से 1 फर्स्ट लाइमन, 3 से 1 सेकंड लाइमन, अगर n से बनाएगा तो ये कहलाएगा n-1 लाइमन, तो ये n-1 लाइमन कहलाएगा। और अगर वो इनफाइनाइट से बनाता है, देखो इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर होता है वो, तो ये इनफाइनाइट माइनस 1 कुछ नहीं होता है, तो वो कुछ भी नहीं होता। इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट माइनस 1 कुछ ऐसा होता ही नहीं, तो इसका मतलब आप बोलोगे दिस इज लास्ट। देखो इनफाइनाइट को हमने सबसे बोला सबसे आखिरी लाइट, सबसे आखिरी का इनफाइनाइट, तो आखिरी सारा सबसे आखिरी इनफाइनाइट, तो आखिरी सारा तो कहलाएगा लास्ट लाइमन। तो जब भी लास्ट लाइमन बोला जाए तो कहां से है ना, इनफाइनाइट से 1, ठीक है, आपको समझ में आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड n-1 और ये इनफाइनाइट को बोलते हैं लास्ट, तो क्या कहलाएगा लास्ट लाइमन। अब हम लोग इसमें क्या है कि कुछ लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, जो हमें थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, तो वो निकाल लेते हैं ये। तो इसमें देखो ऐसा करते हैं हम लोग, निकालते हैं फर्स्ट लाइमन। ये जो सॉल्व करे ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करे, किसके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट लाइमन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम लोग हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान रखना है। फर्स्ट लाइमन मतलब 2 से 1 आएगा, तो 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर। आर जेड का वैल्यू 1 और 2 से 1 आना है, तो क्या होगा 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो इससे आपके पास क्या आएगा, r इक्वल टू 3 बाई 4, लेमडा इक्वल टू क्या होगा 4 बाई 3 1 बाई r। 1 बाई r का वैल्यू मैंने बोला था 90 नैनोमीटर, याद कर लेना, तो यह आता है 120 नैनोमीटर, जो तो 120 नैनोमीटर ये इसका वैल्यू है, ठीक है, समझ में आपके आ गई है। अब ये हो गया फर्स्ट लाइमन। अब हम लोग इसमें एक और निकाल लेते हैं, फर्स्ट निकालेंगे और क्या निकालेंगे, लास्ट। तो ये फर्स्ट लाइमन हो गया, अब हम लोग करते हैं इसमें लास्ट लाइमन। तो लास्ट का मतलब क्या, इनफाइनाइट से 1, ठीक है, ये फॉर्मूले सेम 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर में ये 1 का स्क्वायर और इनफाइनाइट का स्क्वायर। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये सिर्फ आपके पास आया r, इसमें लेमडा इक्वल टू 1 बाई r इज इक्वल टू 90 नैनोमीटर, ये इसका मतलब है। तो ये 90 नैनोमीटर, ये 120 मीटर। तो देखो होता क्या है, इसको आपने लिख लिया होगा, तो पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। अगर आप इसका और कोई लाइमन निकालो, कोई और लाइमन, तो उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है, क्या है इसका मतलब, देखो ऐसा है, आपको समझ लो जैसे 2 3 4 और इनफाइनाइट। देखो 2 से यहाँ देखो एनर्जी गैप क्या है, यहाँ कम है, देखो 2 से 1 एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप जब कम होगा तो इक्वल टू होता है एससी बाई लेमडा, एनर्जी गैप कम लेमडा ज्यादा, एनर्जी गैप कम लेमडा ज्यादा, तो यहाँ पे लेमडा क्या है ज्यादा। आगे जब गए तो गैप बढ़ गया, जब एनर्जी गैप बढ़ गया तो लेमडा कम हो गया, तो इनफाइनाइट से 1 में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, तो वो लेमडा सबसे कम है। तो ये क्या है, ये लेमडा मिनिमम, मतलब लाइमन के लिए लेमडा मिनिमम कितना होता है 90 नैनोमीटर। तो इससे बड़ा गैप तो हो ही नहीं सकते, ये तो सबसे बड़ा एनर्जी गैप है। तो जब ज्यादा बड़ा एनर्जी गैप होगा तो लेमडा क्या होगा, मिनिमम, तो ज्यादा गैप तो लेमडा मिनिमम, और ये सबसे छोटा गैप है, तो ये क्या होगा लेमडा मैक्स। तो लेमडा मैक्स कितना होता है लाइमन के लिए 120 नैनोमीटर। अब इसके अलावा आप कोई और वैल्यू निकालो, तो देखो ये सबसे कम गैप, ये सबसे बड़ा गैप लाइमन के लिए, तो बाकी कोई गैप निकालो उनके बीच में आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेमडा जो लाइमन जो होता है हाइड्रोजन के लिए वो 90 नैनोमीटर से या उससे ज्यादा होता है हमेशा, पर 120 नैनोमीटर से क्या होता है कम। ये ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल, हाइड्रोजन मतलब जेड का वैल्यू 1 लिया है, अगर एटम चेंज हो गया है तो ये आपका रूल वैलिड नहीं होगा। तो ये जो 90 से 120 आ रहा है किसके लिए आ रहा है, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि जेड का वैल्यू हमने 1 लिया है। अब इलेक्ट्रो के मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान देना है। तो देखो सबसे पहले विजिबल होता है, तो और विजिबल में भी क्या होता है, मतलब मैं इधर लिख देता, दिस इज अल्ट्रावायलेट
और दिस इज इंफ्रारेड। ठीक है, तो अब विजुअल में क्या होता है कि VIBGYOR, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। ये आप कह सकते हो जो लेमडा है वो बढ़ता है, ठीक है, लेमडा बढ़ता है, लेमडा लगातार बढ़ रहा है। तो वॉयलेट का जो लेमडा होता है अप्रोक्सीमेटली, देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वैल्यू है वॉयलेट का जो लेमडा है। कुछ लोग 350 भी बोलते हैं, कुछ लोग 380 भी बोलते हैं, कुछ लोग 400 भी बोलते हैं। किसी भी एग्जाम में आपसे कभी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बताओ वॉयलेट का लेमडा कितना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट है। तो मोस्ट ऑफ द जगह पे 400 to 700 या 400 to 750 दिया रहता है, पर कहीं कहीं 380 to 780 या 350 to 700 भी ऐसा दिया रहता है। तो वो कोई फिक्स नहीं है, रेंज इसका चेंज हो रहा है। तो आप ये मत बोलना कि मैंने अगर लिखवा दिया तो नहीं सर यहाँ ऐसा दिया, अरे वो थोड़ा सा आगे पीछे चलता है ये इतना। और आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा कि बताओ वॉयलेट का ही लेमडा कितना, ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो मान लेते हैं कि चलो इसका लेमडा जो है वो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और नियरली जो होता है वो 750 तक ले लेते हैं, 750 या 800 नैनोमीटर तक होता है नियरली। आप लेना चाहो ले लो, तो या इसको कर लो आप 350 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 360 380 कर लो, आप 400 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो लेमडा है वो 400 नैनोमीटर से क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 750 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है, यहाँ तक होता है। तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो आपके पास विजुअल का रेंज है। अब लेमडा अगर 750 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, इससे ज्यादा होगा तो ये क्या रहेगा, इंफ्रारेड का जो लेमडा होता है याद रखना है कि 750 से ज्यादा। देखो लेमडा ज्यादा तो एनर्जी कम, तो इंफ्रारेड की एनर्जी क्या होती है, कम। अरे उल्टा चल रहा है। और अल्ट्रावायलेट का जो लेमडा होता है ध्यान रखना, इसका लेमडा 400 नैनोमीटर से कम होता है। तो इसका लेमडा 400 नैनोमीटर से कम होता है और इसका जो लेमडा होता है वो 750 ज्यादा होता है। तो लाइमन का लेमडा 90 से 120 के बीच में, तो देखो दोनों वैल्यू 400 से कम है। तो इसका मतलब लाइमन सीरीज की जो भी लाइट होगी वो कहाँ पे हो प्रेजेंट होगी, अल्ट्रावायलेट में। देखो दोनों वैल्यू 90 और 120, तो देख रहे हो 400 से कम है। 400 से कम कौन सा रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास सैंपल है तो उसमें एक्सरे निकल जाए और गामा रे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस आप याद रखना 400 से कम, तो कैसा रीजन है, अल्ट्रावायलेट। तो ये बात याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज होता है वो कहाँ प्रेजेंट, अल्ट्रावायलेट। और ये चीजों को याद रखना है। 400 से 750 क्या होगा, विजिबल, और 750 से ज्यादा इंफ्रारेड, और 400 से कम इंफ्रारेड, मतलब सॉरी 400 से कम अल्ट्रावायलेट। 400 से कम अल्ट्रावायलेट, 400 to 750 विजिबल, और 750 से ज्यादा तो वो आपके पास क्या होता है, इंफ्रारेड। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा ये। तो ये हो गया पहले लाइमन सीरीज। अब हम लोग इसमें सेकेंड करते हैं, बाल्मर सीरीज। इसमें N1 का वैल्यू क्या होता है 2 और N2 का वैल्यू 3, 4, 5 से लेके जहां तक लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको बोला फर्स्ट बाल्मर, तो 2 पे आना है। फर्स्ट बाल्मर मतलब 3 से 2, ऐसे समझना है। अगर किसी को सीरीज में पूछा है तो पहले ये पता होना चाहिए आना का है। जैसे एग्जांपल लेते मान लो पार्सन सीरीज, पार्सन का मतलब है कि 3 पे आना है, और मान लो बोला है कि थर्ड पार्सन। अब आपको एग्जाम में सोचना है थर्ड पार्सन, तो कैसे करोगे, 3 पे आना है तो 4 से 3 पहला, 5 से 3 दूसरा, 6 से 3 तीसरा, ऐसा सोचना है। तो पहले डिसाइड कर लो आना कहाँ पे और फिर उसके हिसाब से काउंट कर लो। अब जैसे इसको 2 पे आना है तो अगर ये 3 से 2 आएगा तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज फर्स्ट बाल्मर। अगर ये 4 से 2 आएगा तो सेकेंड बाल्मर। ऐसे आगे लिख लेना, उसकी जरूरत नहीं है। और अगर इनफाइनाइट से 2 आएगा तो दैट इज लास्ट बाल्मर। सबसे लास्ट है इनफाइनाइट से 2। अब हम लोग इसमें भी क्या करेंगे भाई, लेमडा निकालेंगे। तो इसमें भी ऐसा करते हैं, फर्स्ट लाइमन का लेमडा निकालते हैं, मतलब सॉरी फर्स्ट बाल्मर का लेमडा निकालते हैं। किसके लिए करें, हाइड्रोजन के लिए।
फर्स्ट बाल्मर 3 से 2, तो 3 से 2 के लिए करते हैं तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर और ये 1/3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास होगा, ये होगा 5/36 मेरे हिसाब से यही आएगा 9 और ये 4, तो ये 9 × 4 36, तो लेमडा इक्वल टू क्या आएगा 36/5 और ये 1/r का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90, तो इसको कट करेंगे 90 से कितना होगा 18, तो इसको मल्टीप्लाई करना कुछ 7 मतलब 700 के आसपास, उससे थोड़ा सा कुछ कम आएगा, आप निकाल लेना जो भी है। तो देखो 700 के आसपास, ये इससे थोड़ा सा कुछ कम आएगा, तो एक्चुअल में क्या है वो होगा विजिबल लाइट, 400 to 750 विजिबल लाइट, तो ये 700 से थोड़ा सा कुछ कम आता है, कैलकुलेशन कर लेना उससे। तो ये कैसा रेंज है, दिस इज अ विजिबल रेंज, ठीक है, तो आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हो विजिबल रेंज। अब इसमें हम लोग लास्ट वाले को निकालते हैं, तो देखो लास्ट में क्या होगा 1/λr, तो लास्ट के लिए क्या होगा इनफाइनाइट से 2 आएगा, जेड का वैल्यू तो 1 है, 1/2 का स्क्वायर 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो लेमडा इक्वल टू आपके पास आएगा 4 × 1/r, तो ये आए 360 नैनोमीटर, 360 नैनोमीटर, तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया, तो वो 400 वाला के ऊपर तो मैंने कहा था विजिबल, पर ये 400 से कम आ गया, तो 400 से कम कहाँ पे होता है अल्ट्रावायलेट, तो इसमें आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत है। देखो होता ये है कि ये जो है ये लास्ट वाला अल्ट्रावायलेट में होता है ऐसा है कि काफी लोगों को ये बातें नहीं पता होती है, जो टीचर्स को कम नॉलेज होता है या जिन लोगों को केमिस्ट्री ज्यादा नहीं आता रहता, तो वो यही बोल देते हैं कि विजिबल मतलब जो बाल्मर सीरीज है पूरा विजिबल में है, पर एक्चुअल में गलत है। अगर कोई टीचर कह रहा है कि पूरा बाल्मर सीरीज विजिबल में, तो गलत है। हाँ, लेकिन कुछ एग्जाम्स में नीट या सीईटी में कई बार मान लेता है पूरा विजिबल में, पर जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। अगर आप फोकस कर रहे हो जेईई एडवांस पे, तो आपको ये विजिबल पूरा नहीं मानना है, पूरा विजिबल बिल्कुल नहीं मानना है। हाँ, पर अगर आप एक बार नीट या जेईई में या फिर सीईटी का सोचते हो तो विजिबल एक बार मान सकते हो, क्योंकि वहां पे इतना डिटेल में नहीं आता। देखो ऐसा होता है कि सीईटी या नीट जैसे एग्जाम या जेईई में जैसे एग्जाम, वो ऊपर का नॉलेज चेक करते हैं, वो ऊपर का नॉलेज, वो कभी डिटेल में नहीं घुसते हैं। तो ऊपर के नॉलेज से तो लोग बोल देते हैं चलो विजिबल है, पर अगर डिटेल में घुसे तो डिटेल में घुसने वाला काम इंडिया में एक ही एग्जाम करता है, वो है जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस पे आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करना आना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसमें जो लास्ट लाइट है वो 400 से कम है, तो ये कहाँ आता है अल्ट्रा वायलेट में। तो देखो होता क्या है, मीन्स होता क्या है इसमें, जब भाई आपके पास मीन्स भाई जब वो होता, मैं लिख देता हूँ, चलो अच्छा कौन कौन से मीन्स, देखो ऐसा है कि n1 का वैल्यू 2 है, जगह 2, और अगर n2 बाल्मर के लिए करें, अगर वो 3, 4, 5 और 6 मीन्स क्या है कि फर्स्ट 4 लाइन, मतलब शुरू के 4, मतलब ये क्या है फर्स्ट 4 लाइन। तो शुरू के जो 4 लाइन होते हैं इनका वैल्यू निकालोगे तो 400 से ज्यादा, पर 750 से कम आएगा, तो इसको बोलते हैं आपके पास विजिबल। पर आप जब 6 के बाद निकालना स्टार्ट करते हो, जैसे अगर आप निकालते हो 7, 8, 9 से लेके इनफाइनाइट तक, तो उसके बाद क्या होता है लेमडा का वैल्यू 400। देखो जैसे होता क्या, देखो 3 से 2 गैप कम, एनर्जी का गैप कम तो लेमडा ज्यादा, जब 4 से 2 गैप बढ़ा तो लेमडा कम, और गैप बढ़ा लेमडा कम, तो धीरे धीरे क्या होता है लेमडा कम होता जाता है। तो जब 7 से 2 आता है तो गैप ज्यादा होगा तो लेमडा कम, अब यहाँ पे लेमडा 400 से कम आने लगता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है अल्ट्रावायलेट में। अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूं इसको ध्यान रखना, आप कौन से एग्जाम देने वाले हो मुझे नहीं पता, पर आप मेरी बातों को ध्यान रखना। अगर आप एग्जाम है सीईटी आपका एग्जाम है जेईई में, आपका एग्जाम है नीट, इन तीनों के लिए, इन तीनों में नॉलेज ऊपर से आता है। तो अगर पूछे बाल्मर सीरीज तो आप बोलोगे विजिबल, बाल्मर मतलब विजिबल, वहां पे आप बोलोगे नहीं बाल्मर मतलब विजिबल, खत्म।
अगर एग्जाम आपका जे एडवांस है, आप जाना चाहते हो आईआईटी में, तो वहां पे क्या बोलोगे कि फर्स्ट 4 लाइन आर विजिबल पर लाइन आफ्टर दैट आर इन अल्ट्रावायलेट रेजन। तो उसके बाद अल्ट्रावायलेट मतलब वहां पे बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। तो 7, 8, 9 से जब 2 पे आता तो रीजन क्या, अल्ट्रावायलेट। ये बात ध्यान रखना है। जेई में नीट में क्या बोलोगे, जेई में नीट में क्या बोलोगे, विजिबल। जे एडवांस में शुरू के 4 विजिबल, बाद में अल्ट्रावायलेट। ये डिफरेंस याद रखना, मैंने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद तीसरी लाइन पे आते हैं। तो थर्ड क्या, पास्चन। देखो पास्चन में n1 का वैल्यू जो होगा n1 वो क्या होगा, 3 होगा। तो पास्चन सीरीज में क्या होता है, n1 जो लोअर ऑर्बिट होगा उसका वैल्यू होगा 3 और हायर ऑर्बिट का वैल्यू 4, 5, 6 ऐसा कुछ होगा। और फिर से वही, अगर आप बोलोगे फर्स्ट पास्चन तो 4 से 3 आएगा, सेकंड पास्चन तो 5 से 3 ऐसे लिखना होता है। तो अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर 4 से 3 आते हैं, दिस इज फर्स्ट पास्चन, तो सीरीज का नाम किससे होता है, हमेशा लोअर वाले से होता है। अगर आप इसमें 5 से 3 आओगे, दिस इज सेकेंड पास्चन। और ऐसे अगर आप इनफाइनाइट से 3 आओगे, दैट इज लास्ट पास्चन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें भी क्या है, आप पहला और आखिरी मतलब अब आप लोग कर लेना। जैसे इसमें भी क्या है, फर्स्ट पास्चन का क्या है कि लेमडा निकालना। तो वही 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर और 1 बाई n2 स्क्वायर। और ये किसके लिए कर, हाइड्रोजन के लिए, तो r और ये 1 का स्क्वायर और ये 1 बाई 3 का स्क्वायर और ये 1 बाई 4 का स्क्वायर। फर्स्ट का भी निकाल लेना और ऐसे आप लास्ट वाले का भी कर लेना। तो आप क्या देखना कि दोनों वैल्यू 750 नैनोमीटर ज्यादा आएगी। दो आप करके देखना, दोनों वैल्यू 750 ज्यादा है। इसका मतलब कि 750 से ज्यादा तो मतलब कि इंफ्रारेड। तो होता भी यही, देखो आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले तो ऑर्बिट में जैसे हाइड्रोजन में एनर्जी गैप था 10 का, बाद में एनर्जी गैप कितने का होता है, 2 का। जैसे 2 और 3 के बीच में धीरे धीरे गैप कम हो रहा है। जब एनर्जी गैप कम होगा तो लेमडा होगा ज्यादा, तो धीरे धीरे लेमडा इसलिए बढ़ता जा रहा है। शुरू में गैप ज्यादा तो कौन सा लाइट निकला, अल्ट्रावायलेट, एनर्जी ज्यादा। फिर एनर्जी गैप कम तो क्या निकला, विजिबल। फिर और कम तो क्या निकला, इंफ्रारेड। तो ये इंफ्रारेड है। और उसके बाद वाले में एनर्जी गैप का है और कम है, तो उसके बाद की जितने लाइट आप करके देखना सारे के सारे किसमें निकलेंगे, इंफ्रारेड में। तो सारे के सारे, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन जो होता है वो शुरू के 3 में आते हैं, बाकी 4, 5, 6 में तो वही रिजल्ट है जो इसका है, तो उसमें कुछ अलग है ही नहीं, तो इसलिए उसको करने का कोई सेंस नहीं है। तो अब लास्ट वाला भी क्या आप निकाल के देखना, 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई इंफ्रारेड का स्क्वायर। इसका भी करो, उसका लेमडा वैसे 810 आता है, 8100 मतलब सॉरी 810 नैनोमीटर। तो 810 नैनोमीटर आएगा तो 750 से ज्यादा है, तो वो भी ऑटोमेटिक क्या होगा, वो ऑटोमेटिक होगा कौन सा, इंफ्रारेड। और इसके बाद के जितने हैं वो सारे के सारे के इंफ्रारेड। तो हम लोगों ने जो ये सीरीज के बारे में जो कुछ किया, इसको ऐसा करते हैं कि एक टेबल बना के लिख लेते हैं, हर चीज लिख लेते हैं। तो क्या क्या हमने किया, तो देखो सीरीज कौन सा, ये करते हैं n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू और किस रीजन में ही प्रेजेंट है, मतलब रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम कि विजिबल है कि अल्ट्रावायलेट, वो भी देखो कौन कौन सा सीरीज है। लाइमन, कहानी की तरह लिखो, लाइमन बाल्मर, ऐसे लिखो लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड और हम्फ्री। तो शुरू के 3 पे ही क्वेश्चन आता है, बाकी के 3 पे क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन पता होना चाहिए चांस कम है, इसका मतलब कि ये नहीं कि नहीं आएगा, चांस कम है, बस आ सकता है। अगर n1 1 होता है तो ऐसे गाना गाओ, n1 1 होता है तो क्या कहलाएगा, लाइमन। n1 2 होगा तो क्या कहलाएगा, बाल्मर। n1 3 होगा, n1 तो कहलाएगा पास्चन। n1 4 होगा तो कहलाएगा ब्रैकेट। n1 5 होगा तो कहलाएगा पी फंड। n1 अगर 6 होगा तो कहलाएगा हेम्फ्री। बस n2 के वैल्यू अगर ये 1 पे आना है तो क्या होगा, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट जहां तक लिखना चाहो।
ये 3 4 5 से, ये 4 5 6 से, जहां तक लिखना चाहो, ये 5 6 7 से, ये 6 7 8 से, और ये 7 8 9 से, जहां तक चाहो। पहला वाला कहां पे होता है? पहला वाला होता है एक्चुअल में अल्ट्रा वायलेट में। ऐसा करते एक काम करते और डिटेल में कर देते इसको। तो इसमें देखो क्या, तो शुरू के 3, तो 3 4 5 और 6, शुरू की जो 4 लाइन है ये किसमें? विजुअल में। और जेई मेन और नीट और सीटी जैसे एग्जाम में सारे के सारे विजुअल मानना है, कोई टेंशन नहीं, सब विजुअल मान लो, कोई टेंशन नहीं। उतना डिटेल में पूछते ही नहीं, एक्चुअली वो जो पेपर बनाते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता, पूछते ही नहीं है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। तो शुरू के 4 का क्या लेना है? विजुअल, कोई टेंशन नहीं। पर इसके आगे 7 8 9, तो ये क्या है? ये होता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसके आगे सारे के सारे इंफ्रारेड 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 इंफ्रारेड, इसके आगे सारे इंफ्रारेड। तो ये हम लोगों का हो गया सीरीज। सबको समझ में आ गया? तो सीरीज की नेमिंग कैसे होती है? सीरीज की नेमिंग होती है आपके पास भाई N1 के बेसिस पे। अब हम लोग इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और हम लोगों का बोर्स मॉडल खत्म हो जाएगा। ये अभी तक बोर्स मॉडल चला, तो बोर्स मॉडल में अगर पूछा जाए कि क्या उसमें अच्छा है, तो बोर्स मॉडल यूनिइलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए तो बहुत अच्छा है। पर वो मल्टी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अगर सोडियम में 11 कार्बन 6, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए फेल हो जाता है, पर यूनिइलेक्ट्रॉन के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा है वो। तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वेवलेंथ of third line of bracket series for Li plus 2 ion. Find the wavelength of थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ Li plus 2 ion। तो देखो मैंने ये कहा था कि हाइड्रोजन के लिए मैं आपको करवा रहा हूं, पर आने के लिए तो क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, तो कोई टेंशन नहीं, जेड का वैल्यू चेंज कर दो बस। तो ब्रैकेट, तो लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट है एक का मतलब ब्रैकेट है, चलो ठीक है, लिख लिया तो लिख लेते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में N1 का वैल्यू होता है 4, याद करो ऐसे, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, N1 का वैल्यू 4 पे आना है। अगर 5 से 4 पहला, 6 से 4 दूसरा, 7 से 4 थर्ड लाइन चाहिए ना ये, तो वो क्या होगा? 7 से 4 आगे 7 N1 N2 अगर आपने सही निकाला तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अगर वो नहीं निकाल पाओगे तो क्वेश्चन गलत। तो आराम से सोचना, ब्रैकेट का मतलब कि N1 का वैल्यू चाहिए 4, और कहां से आएगा? 5 से 4 पहला, 6 से 4 दूसरा, 7 से 4 तीसरा, हो गया। अब क्या है फॉर्मूला? उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर और 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ R और Z का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर और 1/7 का स्क्वायर, चलिए आएगा। इसके आगे तो कैलकुलेशन वैसे आप कर सकते हो, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, आप लेकिन आगे कर लेना। तो ये क्या होगा? 9 आ रहा है, और ये 4 और सॉरी 16, तो ये आएगा 16 और इंटू 49, अरे ये स्क्वायर है, और ये 49 जाएगा तो ये होगा 49 माइनस 16। तो देखो लेमडा का वैल्यू क्या होगा? फिर ये पलट जाएगा, मतलब ये 9 पलट जाएगा, तो क्या होगा? 16 इंटू 49 और नीचे होगा 9, और इसका डिफरेंस 49 माइनस 16 कितना होगा? 33, और ये क्या होगा आगे? 1/r, और 1/r का वैल्यू कितना होता है? 1/r का वैल्यू होता है 1/r 90 नैनोमीटर। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? इसकी जगह कर सकते हो 90, तो इसकी जगह कर लो 90 नैनोमीटर। सॉल्व करना, आपका लेमडा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो समझ में आया किस तरीके से करना है। तो अगर आपने क्या है कि N1 N2 सही से निकाल लिया तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी।
तो ये तो चलो लेमडा हो गया। एक दो क्वेश्चन चलो हम लोग इसमें कुछ और कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के लेकर, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इफ find the frequency of light for second Balmer series. Find the frequency of light for second Balmer series for He plus I, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालना ऐसा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर सेकेंड बाल्मर सीरीज ऑफ He प्लस आई। तो देखो कौन सा सीरीज है बाल्मर, कौन सा लाइट, सेकंड। तो देखो 3 से 2, सोचो 3 से 2 पहला, 4 से 2 दूसरा, ऐसे बाल्मर में क्या होता है, सेकंड पहला होता है, 3 से 2 पहला, 4 से 2 दूसरा, बस हो गया। तो देखो क्या होगा, R2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब सेकंड का मतलब क्या है कि 4 से 2 आना होता है सेकंड बाल्मर। तो ये होगा 4R और ये क्या होगा, यह है 3/16, इसमें कट गया और आपके पास है 4, इसको 1/λ रख देते हैं। तो वो पूछा क्या, इस बार पूछा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है C/λ, फ्रीक्वेंसी पूछा C/λ। तो ये क्या होता है, देखो C और इंटू होता है 1/λ, ठीक है। ये तो ये आपके पास C और देखो 1/λ की वैल्यू, ये आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा, ये तो 4 कट गया, तो ये 3R/4 और सबका वैल्यू रख दो। तो देखो C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸, ठीक है। और ये क्या होगा 3/4 और R का वैल्यू 1.1 × 10⁷, ठीक है। इसको सॉल्व करना, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगा।